हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। अब तक के अपने कोर्स में हम पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में किस तरीके से इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेट्रा हमने पढ़ लिया है। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन है? जो पार्लियामेंट के राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इन दोनों सदस्य जो दोनों सदन हैं इनके सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं। देखिए, इसमें जो योग्यताएं बताई गई हैं वो आपका आर्टिकल 84 है। आपके संविधान में आर्टिकल 84 में वो क्वालिफिकेशंस, वो योग्यताएं बताई गई हैं। तो हमेशा की तरह से सबसे पहले मैं आपके लिए आर्टिकल रीड करूँगी और आपसे उम्मीद करूँगी कि जो भी बच्चे जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है और बैरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पेंसिल लेकर मेरे साथ बैठें और इसे मेरे साथ रीड कर लें। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तब होगा, अर्हित मतलब योग्य, क्वालिफाइड, वह भारत का नागरिक है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्क्रीन पे कंटेंट आपके लिए मौजूद है। देखिए, वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? सबसे पहले दो क्वालिफिकेशन। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उस स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का, उच्च सभा या जो आपका निम्न सभा यानी राज्यसभा या लोकसभा है, उसका सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन सदस्य होने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके का प्रारूप आपको बताया गया है उस प्रारूप में आप जाएं और शपथ लें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो निर्वाचन आयोग ने उसको आपके लिए चुना हो कि हाँ, ये व्यक्ति नियुक्त किया गया, आपको इसके सामने शपथ लेनी है। जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में बताया गया है। वैसे तो अनुसूची हम लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि साथ साथ जिस भी अनुसूची का जिक्र आता जाए आप उसे साथ साथ पढ़ते और याद करते जाएँ। देखिए, तो दो क्वालिफिकेशंस आपको पता चल गई, एक तो शपथ या प्रतिज्ञान। अब शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था तभी हमने शपथ और प्रतिज्ञान भी पढ़ा था। देखिए, आइए दूसरी बात करते हैं कि क्या कहता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। यानी यहाँ पे एक एज रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष होना चाहिए, अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष का होना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम एक चीज़ कहते हैं, हालांकि ऐसा हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उच्च सदन और निम्न सदन, वैसे तो उच्च सदन और निम्न सदन का कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था उसकी पीछे की स्टोरी कुछ और ही थी, वो मैं आपको कभी और डिस्कस करूँगी। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सदन के लोग जनता के चुने हुए लोग ही होते हैं। लेकिन फिर भी याद रखने के लिए मैं आपसे कहूँ तो उच्च सदन यानी जो ऊँचा सदन है तो वहाँ जाने के लिए एज कितनी चाहिए? ज़्यादा चाहिए। जो निम्न सदन है वहाँ जाने के लिए एज कितनी चाहिए? थोड़ी सी कम चाहिए। तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना है, चुने जाना है, और आपको 25 साल की उम्र चाहिए अगर आपको लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है और चुने जाना है। आगे बात करते हैं। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा बनाई गई हैं किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। तो अगली बात क्या कर दें कि संसद ने जो भी कोई ऐसा लॉ बना रखा है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन बताई गई है, डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई, तो वो भी अप्लाई करेगी यहाँ पे। तो देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यहाँ क्योंकि हमने लास्ट में कह दिया कि पार्लियामेंट ने जो बना रखा है, तो टोटल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो हमने अभी तक पढ़ा सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा शपथ या प्रतिज्ञान, उसके बाद आपका एज यानी कि 30 फॉर राज्यसभा और 25 फॉर लोकसभा। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाकर बनाया है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, अगर कोई पर्सन किसी एरिया में वोट करने के लिए एलिजिबल है, यानी वो लोकसभा के लिए वोट कर सकता है, तो वही पर्सन लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकता है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं है कि वो
पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़े, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिस एरिया में है उसी एरिया से ही वो इलेक्शन लड़ेगा, ये नहीं, अगर उसका कहीं भी पूरे भारत में किसी भी जगह पर अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है और वहाँ वो वोट करने के लिए एलिजिबल है, तभी वो पार्लियामेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए भी एलिजिबल है। देखिए मैंने क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिख करके रखी हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ओनली एन जो है इलेक्टर कैन बी इलेक्टेड, जो पहली बात मैंने कही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया। फिर लास्ट पॉइंट, अ पर्सन फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी ओनली कैन, जो मेन बात मैं आपको बता दूं शॉर्ट में क्योंकि इसे टाइम लगता है, तो ये मेन बात इतनी है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई वोट होने वाला है, किसी रिजर्व सीट पे कोई वोट होने वाला है, तो उस पर केवल वो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है, एक्सेट्रा नहीं। इसमें SC/ST के लिए बात नहीं है, SC/ST पर्सन जो है वो बिना रिजर्व कैटेगरी मतलब रिजर्व सीट के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली यह डिस्क्वालिफिकेशन आपकी आर्टिकल 102 में बताई गई है। आर्टिकल 102 बताता है कि कब कोई पर्सन आपका वोट जो है पार्लियामेंट का मेंबर रहने के लिए एलिजिबल नहीं होता है या नहीं रहता है। एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं इस आर्टिकल की, उसके बाद इसे और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, सदस्यता के लिए निर्हताएं, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदन होने के लिए निहित होगा, यानी कि चुने जाने के लिए भी और बने रहने के लिए भी, दोनों की बात यहाँ पे की गई है। यदि वह भारत सरकार को या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने निर्हित ना होगा, संसद के विधि द्वारा घोषित कोई लाभ का पद धारण करता है। देखिए मेन बात जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ का पद। लाभ के पद को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। कोई भी ऐसी पोजीशन जहाँ पे आप सरकार की तरफ से किसी तरीके का प्रॉफिट पा रहे हैं, कोई सैलरी पा रहे हैं, किस तरीके की कुछ और चीज़, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, इसको हम यहाँ पे मेंबर्स के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, तो लाभ का पद छोड़ना भी पड़ सकता है, यानी अगर छोड़ देते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ को छोड़ दिया गया है, जैसे कि मंत्री होना लाभ का पद होना नहीं माना जाता है, तो उनको छोड़कर बाकी सभी लोग जो लाभ का पद धारण करते हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, या अगर बाद में पता चलता है कि लाभ का पद है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो यदि वह विकृचित है, साधारण सी बात है, अगर कोई पर्सन विकृचित या अनसाउंड माइंड है, या जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि क्षमता नहीं है, तो उस स्थिति में, या वो बाद में कभी ऐसा होता है कि वो अनसाउंड माइंड होता है और कोर्ट उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करती है, तो सिचुएशन में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकेगा या नहीं रह सकेगा। इसके बाद आगे बात है आपके यहाँ अनुमोचित दिवालिया होना, यानी कि वो दिवालिया घोषित हुआ। देखिए जो अनसाउंड माइंड की बात है वो भी ऐसे नहीं होता, कोर्ट ही डिक्लेयर करती है कि पर्सन अनसाउंड माइंड है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि कोई पर्सन दिवालिया है और उसे अभी तक इससे डिस्चार्ज नहीं मिला, यानी अभी तक उसको माना जा रहा है कि वो भी दिवालिया ही है, तो ऐसा कोई पर्सन है। अगर कोई व्यक्ति एक बार दिवालिया हुआ लेकिन उसने अपने आप को साबित कर दिया कि अब मैं दिवालिया नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और मेंबर ऑफ बन सकता है। लेकिन अगर कोई दिवालिया है तो वो व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो भारत का नागरिक नहीं रहा। अगर कुछ हम ग्राउंड्स देखते हैं जब भारत की नागरिकता छीन ली जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा तो वो भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, या बन गया था तो रह नहीं सकता। इसके बाद हम देखें लास्ट पॉइंट, फिर से वही, यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन इस प्रकार निर्धारित किया गया है, यानी संसद को यहाँ भी पावर है कि संसद चाहे तो कोई ऐसे लॉज बना सकती है। देखिए यहाँ पर संसद ने लॉज बना रखे हैं, किसी को 2 साल से ज़्यादा की सजा अगर होती है, या किसी पर्सन को कोई इलेक्शन से रिलेटेड किसी क्राइम में गिल्टी होता है, तो उस सिचुएशन में हम उसको यहाँ पे वोट नहीं, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं। देखिए यहाँ पर और है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची में इस प्रकार से निर्हित कर दिया जाए। तो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड आपकी 10 शेड्यूल भी है। 10 शेड्यूल आपके रिलेटेड है दल बदल कानून से, यानी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुन कर आया फिर उसने दल बदल के दूसरी तरफ आ गया। 10वीं अनुसूची एक बड़ा टॉपिक है, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी। याद रखने के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत या दल बदल कानून के अंतर्गत अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड घोषित किया गया है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। देखिए साथ साथ मैं आपको पिछली बात याद दिला दूं कि जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ा 1951, तो उसमें कहा गया था कोई पर्सन वोटर होगा
तो वो एलिजिबल होगा। तो जाहिर तौर पे अगर वो वोटर नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एलिजिबल नहीं बचेगा। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये कही कि कोई पर्सन रिजर्व कैटेगरी में है तो रिजर्व कैटेगरी से ही करेगा। अगर वो पर्सन रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता उस सीट के लिए। ठीक है, आइए कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई पर्सन अपने इलेक्शन का जो विवरण देने के लिए कि कितना खर्चा हुआ, वहाँ पर वो व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए। यानी जब उसे पूछा जाए कितना खर्चा हुआ, कितना खर्च किया आपने इलेक्शन में, हिसाब दीजिए, तो वो हिसाब दे पाए। दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास कोई भी गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई वर्क, कोई सर्विस नहीं होनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, या वो किसी ऐसी कंपनी का ऑर्गेनाइजर या मैनेजर नहीं होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट के 25% शेयर्स हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर वो पर्सन किसी गवर्नमेंट की सर्विस से करप्शन के बेसिस पर या डिसऑनेस्टी के बेसिस पे हटाया गया है तो उस सिचुएशन में भी वो पर्सन इलेक्शन नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट के लिए। इसके अलावा अगर उसने किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में किसी तरीके का जो है दंगा कराने में उसका नाम आ रहा है, इस तरीके की कोई भी चीज़ आ रही है, तो वहाँ भी हम उसे नहीं इंक्लूड करते। ये सभी पार्लियामेंट की बनाई हुई अलग से डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि हमने भी लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो लॉज बना चाहे वो बना सकती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी तरीके के सोशल क्राइम में जो अनटचेबिलिटी या डावरी, सती, इस तरीके के किसी भी क्राइम में अगर किसी पर्सन का नाम आता है तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन दोनों ही ठीक से समझ में आ गए होंगे। समझ में आपको 2 बार वीडियो देखेंगे तो पक्का आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पूरे लॉ में ऐसी हैं जो एक्चुअली समझ में आने वाली तो हैं, लेकिन साथ साथ याद भी करनी पड़ती हैं। तो आप इन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। आपको याद रखना है आर्टिकल 84, आर्टिकल 102, आपको याद रखना है सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको एज लिमिट याद रखनी है। आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको मेरे साथ टॉपिक समझ में आता है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।